नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की भूगोल विषय की इस 38वीं भूगोल क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, 37वीं क्लास में 37th क्लास में हमने वायुमंडल के संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसें, जलवाष्प, ठोस कण यानी धूल मिट्टी के कण उपलब्ध हैं, और गैसों की बात करें तो कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। तो हमने हर पहलू पर पिछले 37वें वीडियो में जब परिचर्चा की थी वायुमंडल के संगठन की। तो विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो वायुमंडल की संरचना है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी, वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। संरचना में वायुमंडल की परतों की बात करते हैं, यानी कि वायुमंडल की जो संरचना है इसमें हम बात करें तो वायुमंडल की परतों की बात हम कर रहे हैं, परतों की बात कर रहे हैं, या वायुमंडल के स्तरों की बात हम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर परतें होती हैं, स्याल, सीमा, नीफे के रूप में, या क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में होती हैं, उसी प्रकार से वायुमंडल में भी परतें होती हैं। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडल की संरचना। ये संगठन में तो हम विभिन्न तत्वों को शामिल करते हैं जिनसे वायुमंडल का निर्माण हुआ है, लेकिन संरचना में हम वायुमंडल की विभिन्न परतों की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, वायुमंडल की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, आइए आज इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, वायुमंडल की जो परतें हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। वायुमंडल की परतों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो रासायनिक आधार पर और एक भौतिक आधार पर। रासायनिक आधार की बात करें हम, रासायनिक आधार पर, तो रासायनिक आधार की बात करें हम तो रासायनिक आधार क्या है, विभिन्न गैसों के जो रासायनिक तत्व हैं उनकी आणविक परतों की जो परतें हैं वो इसमें सम्मिलित की जाती हैं। जबकि दूसरा जो प्रकार है वो भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर इसका मतलब है कि तापीय आधार पर, तापीय आधार पर या ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। तो इन दोनों आधारों पर वायुमंडल की परतों को बांटा जाता है। इसमें रासायनिक संरचना का विशेष ध्यान रखा जाएगा, रासायनिक तत्वों का ध्यान रखा जाएगा, और इसमें ऊंचाई का ध्यान रखा जाएगा। धरातल से ऊपर जाने पर इतने किलोमीटर पर यह परत है, इतने किलोमीटर पर यह परत है, और इतने किलोमीटर पर यह परत है, और उनकी विशेषताओं की चर्चा कर ली जाती है कि इस परत में क्या विशेषता है, इस परत में क्या विशेषता है, और इस परत में क्या विशेषता है, और यहाँ पर उनके रासायनिक तत्वों की चर्चा कर ली जाती है। तो देखिए, रासायनिक आधार पर हम क्या करते हैं कि इसको भी फिर दो भागों में बांट देते हैं। रासायनिक आधार पर भी दो भागों में बांट दिया जाता है ना। तो रासायनिक आधारों पर दो भाग कौन कौन से हैं, एक सममंडल होता है और एक विषम मंडल होता है। इसको सममंडल और विषम मंडल दो भागों में बांट दिया रासायनिक आधार पर। और भौतिक आधार पर तो जो विभाजन किया जाता है वो तो सीधे सीधे परतें बांट दी जाती हैं, जिसमें आपके क्षोभ मंडल, यहाँ पर एक सीमा होती है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा में विस्तार से चर्चा करूंगा मैं इस विषय की भी। क्षोभ सीमा, समताप मंडल,
समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल और मध्यमंडल के ऊपर तापमान या आयन मंडल, तापमान मंडल भी कहते हैं या इसको आयन मंडल भी कहते हैं, इसको आयन मंडल भी कहते हैं। और इस आयन मंडल के बाद 1 2 3 4 5 एक बाह्य मंडल और शामिल कर लिया जाता है, बाह्य मंडल। तो इस प्रकार से इस तापीय आधार पर मूल रूप से 1 2 3 4 5 मंडलों में विभाजित कर दिया जाता है, जबकि ये तो एक सीमा है किसके बीच, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की। तो विद्यार्थियों ये फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ये केवल एक ब्रीफ आपको करे दे रहा हूँ मैं कि भौतिक आधार पर ये 5 भागों में बांट दिया हमने, और जबकि रासायनिक आधार पर 2 भागों में बांट दिया हमने। अब 2 भागों में बांटा, एक सममंडल और एक विषममंडल। तो ये सममंडल जो है वो क्या है कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 90 किलोमीटर ऊंचाई तक जो गैसें हैं, 90 किलोमीटर ऊंचाई तक जो गैसें हैं वो कैसी पाई जाती हैं, मिश्रण में पाई जाती हैं। गैसें कैसी पाई जाएंगी, मिश्रण में पाई जाती हैं, मिश्रण में पाई जाती हैं। इसका क्या मतलब है, मिश्रण में पाई जाती हैं, इसका मतलब ये है कि विभिन्न गैसों की अलग अलग परतें नहीं होती हैं, यानी कि समान रूप से मिक्सचर है वो। जबकि विषम मंडल में 90 किलोमीटर के बाद विभिन्न गैसों की अलग अलग आणविक परतें पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, अलग अलग आणविक परतें पाई जाती हैं। अब ये देखो, दोनों बातों में आप ध्यान से समझ लेना कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक सारी गैसें मिक्स पाई जाएंगी, मिक्सचर होगा सारी गैसों का। लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद में हाइड्रोजन की अलग परत होगी, हीलियम की अलग परत होगी, इस प्रकार से अलग अलग परतें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से सममंडल का मतलब है कि मिक्सचर है, समान रूप से एक जैसा ही लगभग। तो वो जो गैस जिस मात्रा में है उस मात्रा में वो मिली रहती है, जबकि ऊंचाई पर जाने पर वो डिवीजन हो जाता है, विषम बन जाती हैं, अलग अलग गैस अलग अलग होगी। अब वो समान रूप से मिक्सचर नहीं है वहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर। तो इस प्रकार से सममंडल और विषम मंडल 2 भागों में बांट दिया जाता है रासायनिक आधार पर। और इसको क्या कहते हैं, रासायनिक आधार पर जो सममंडल है इसको क्या कहते हैं अपन, होमोस्फीयर। होमोस्फीयर। और जबकि विषम मंडल को क्या कहते हैं, हेट्रोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर, ये 2 प्रकार के मंडल में बांट दिया जाता है रासायनिक आधार पर। देखिए इसकी यहाँ पर एक कर लेते हैं व्याख्या, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा तापीय आधार पर या फिर भौतिक आधार पर या ऊंचाई के आधार पर। एक इसका डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, ये बोर्ड में आ रहा है यहाँ तक, हाँ ठीक है। तो देखिए अपन ये मान के चलिएगा ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का धरातल है, ये धरातल है, ठीक है। और इस धरातल से ऊपर जाने पर आप देखिए, ऊपर जाने पर अलग अलग गैसों के मंडल पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ये किस प्रकार से होते हैं, देखिए पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये मान के चलिएगा ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मंडल कौन सा है, सममंडल है। और सममंडल क्यों है, इसको क्यों कह रहे हैं सममंडल, क्योंकि इसमें सभी गैसें 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक सभी गैसें जो हैं पाई जाएंगी इसमें,
सभी गैसें पाई जाएंगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा मात्रा में, कोई बहुत कम कोई बहुत ज़्यादा, सारी गैसें इसमें पाई जाती हैं। लेकिन ये जो सममंडल है 90 किलोमीटर तक का, इसके बाद जो मंडल स्टार्ट होता है वो विषम मंडल स्टार्ट होता है, जिसमें अलग अलग परतें पाई जाएंगी। ये मान लीजिएगा नाइट्रोजन की परत है, नाइट्रोजन की परत है, इसके ऊपर फिर ऑक्सीजन की परत पाई जाएगी, ऑक्सीजन की परत है, इसके ऊपर अगली परत जो है हीलियम की परत है, हीलियम, फिर हाइड्रोजन की परत। तो इस विभाजन में, इस रासायनिक आधार वाले विभाजन में इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। और ये सममंडल जो है 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और ये जो ऊंचाई है ये बढ़ती जाएगी। ये 90 किलोमीटर के बाद में ये 200 किलोमीटर, ये फिर 200, 1100 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर तक हाइड्रोजन की परत पाई जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग आणविक परतें, यानी कि इस परत में केवल नाइट्रोजन के अणु की परत होगी, नाइट्रोजन के अणु वाली परत होगी, नाइट्रोजन के अणु, इसमें ऑक्सीजन के अणु, इसमें हीलियम के, हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पर सभी गैसें पाई जाएंगी। कैसे? मिश्रण में। तो इस प्रकार से ये जो धरातल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो पार्ट है, ये तो है सममंडल, और यहाँ से ऊपर तक का ये पाया जाएगा भाग, ये कहलाता है विषम मंडल। तो ये पूरा सममंडल ये हो गया, और ये पूरा विषम मंडल, विषम मंडल वाला भाग है, और ये सममंडल वाला भाग है। तो आप समझ गए होंगे रासायनिक आधार पर जो परतों को बांटा गया है वो सममंडल और विषम मंडल दो भागों में बांटा गया है। अब विद्यार्थियों, अगला जो डिवीजन है वो है भौतिक आधार पर। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर जो मुख्य जो वर्गीकरण है, मुख्य जो परतों में बांटा गया है वायुमंडल को, वो मुख्य बांटा गया है अपने भौतिक आधार पर, तापीय आधार पर या ऊंचाई के आधार पर मुख्य रूप से। तो इस प्रकार से रासायनिक आधार पर ये हमने चर्चा कर ली। अब भौतिक आधार की कर लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में फिर गैसें मिलना समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब भौतिक आधार पर चर्चा अपन करेंगे। ये मैं मिटा करके फिर आपको जो अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर, वो इस भौतिक आधार पर या ऊंचाई के आधार पर, भौतिक या तापीय या ऊंचाई के आधार पर यहाँ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस आधार पर हम 5 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 पहला है आपका क्षोभ मंडल, सबसे नीचे। अब इसको क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं वो भी अपन चर्चा करेंगे। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा है समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा जो पार्ट है वो है मध्य मंडल, मध्य मंडल। और चौथा जो पार्ट है, चौथे पार्ट में अपने इसको ताप मंडल भी कह देते हैं, आयन मंडल भी कह देते हैं। ठीक है, आयन मंडल। और जो 5वां पार्ट है वो है बाह्य मंडल। तो इस प्रकार से मैंने इसको 5 भागों में बांटा है, और 5 भागों की अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ये क्षोभ मंडल। यहाँ पर ये पृथ्वी का धरातल है ये,
और इससे ऊपर जाने पर ये ऊपर जाने पर विभिन्न परतों की अपन चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो जो पहली परत है वो क्षोभ मंडल है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं ये क्षोभ मंडल वाली परत है। दूसरी परत समताप मंडल, ये समताप मंडल वाली हो गई। फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और सबसे ऊपर जाकर के है फिर तो ये वायुमंडल है। तो देखिए क्षोभ मंडल में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल की विशेषताओं की बात करते हैं। तो ये जो क्षोभ मंडल है इसमें 100 यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्षोभ मंडल 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, पहली बात। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। एक ही बात है ये और ये। इस मंडल में क्या है कि ऊंचाई पर जाने पर ये क्षोभ मंडल, मैंने कहा था नाम क्यों इसका क्षोभ मंडल है। क्षोभ इसलिए है, क्षोभ का मतलब होता है हलचल, विक्षोभ, हलचल, मूवमेंट, है ना। तो क्षोभ मंडल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, वायु, हवा का तेज चलना, वर्षा होना, कोहरा, जो मौसमी जो गतिविधियां हैं, जो मौसमी मूवमेंट हैं, जितने भी जो परिवर्तन होते हैं हमारे मौसम के अंदर, वो सारे इसी मंडल में होते हैं। इसलिए इसको नाम दिया गया है क्षोभ मंडल। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई, अगर हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर तक रहती है। और अगर विषुवत रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक ऊंचाई इसकी पाई जाती है। तो 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर। और अगर औसत की बात करें, इसकी औसत ऊंचाई है, वो औसत ऊंचाई इस मंडल की वो 12 किलोमीटर तक पाई जाती है ना। कई बार सर्दी गर्मी के हिसाब से इसकी ऊंचाई नीचाई घटती रहती है, ठीक है, इसलिए अच्छा। औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है इस मंडल की ऊंचाई, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसमें जो खास बात है इसकी, वो ये जो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो रहा है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सामान्य ताप पतन दर। इसको कहते हैं सामान्य ताप पतन दर। और इसमें जो खास बात है वो क्या है? मौसमी गतिविधियाँ, मौसमी हलचल सारी इसी में होती हैं। मौसमी हलचल कहाँ होती हैं? इसी मंडल में होती हैं। मौसमी हलचल कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। सामान्य ताप पतन दर क्या है? यानी कि तापमान का जो लैप्स है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर की हाइट पर कम होना होता है। तो इस प्रकार से ये क्षोभ मंडल का एक शॉर्ट में आपको बताया है। और इसमें देखिए वर्षा होना, बादल, बिजली, तूफान, ये सारी क्रियाएं, यही तो है मौसमी हलचल। मौसमी हलचल क्या है? ये सारी चीज़ें हैं, ये सब इस मंडल के अंदर होती हैं। तो जो हमको ऊपर दिखाई देता है ना कि ये सब हो रहा है, मूवमेंट चल रहा है, बरसात हो रही है, ये आंधी तूफान अंधड़ जितना भी आता है वो सब इसी मंडल में होता है। और इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और जबकि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक होती है। अब 18 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में एक यहाँ पर पट्टी पाई जाती है, एक यहाँ पर एक पट्टी पाई जाती है। ये इस जगह पर एक पट्टी पाई जाती है। ये 2 किलोमीटर की पट्टी पाई जाती है इस मंडल से लेकर के यहाँ तक। ये इतने बीच में 2 किलोमीटर की एक पट्टी पाई जाती है। इस पट्टी को कहते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा
इसको क्षोभ सीमा इसलिए कहते हैं कि क्षोभ मंडल की सीमा है ये। कई बार ये थोड़ा सा इसका क्षोभ मंडल का प्रभाव है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी जाता है और कई बार नीचे भी आ जाता है। तो ये एक सीमा है किसके बीच में, क्षोभ मंडल और अगला जो मंडल है उसके बीच में। अगले मंडल का नाम है समताप मंडल। समताप मंडल, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में, ये क्षोभ मंडल ये हो गया, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर दे देता हूँ। तो क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है और इन दोनों के बीच में एक सीमा है क्षोभ सीमा। और ये एक एक्चुअली क्या है, ये संक्रमणीय पट्टी है। संक्रमणीय पट्टी है। संक्रमणीय पट्टी का मतलब यह है कि इसमें समताप मंडल की विशेषता भी पाई जाएगी इस पट्टी में, और इसमें क्षोभ मंडल की विशेषता भी पाई जाएगी। ये 2 किलोमीटर मोटी पट्टी है इसके ऊपर, ठीक है। अगर ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचा क्षोभ मंडल है तो इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 10 किलोमीटर हो जाएगी, और अगर ध्रुवों पर 18 भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचाई है क्षोभ मंडल की, तो उससे 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इसका मतलब 20 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये इसकी ऊंचाई की बात है। और ये ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है, कोई निश्चित पैमाने से खींची हुई हाइट नहीं है कि ये फिक्स रहेंगी, ये ऊंचाई बढ़ती या घटती रहती हैं। ये एक आम भूगोलवेत्ताओं का एक अनुमान है। अब विद्यार्थियों समताप मंडल की बात कर लेते हैं। तो समताप मंडल में जो अच्छा, कुछ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको भी मैं बता दूं कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं समताप मंडल को। सॉरी माफ कीजिएगा, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और जो क्षोभ सीमा है इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज कहते हैं क्षोभ सीमा को, यहां मैं लिख देता हूं क्षोभ सीमा। और जो समताप मंडल है इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और जो मध्य मंडल है इसको मीजोस्फीयर कहते हैं। इसको मीजोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल को आयन मंडल ही कहते हैं। आयनोस्फीयर। और वायुमंडल को एक्सोस्फीयर। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको ध्यान रखें। तो समताप मंडल जो है इसकी विशेषताओं की अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, बीच में क्षोभ सीमा है। समताप मंडल के अंदर जो प्रारंभ में क्या होता है कि प्रारंभ में तापमान जो है, प्रारंभ में तापमान जो है स्थिर रहता है, और फिर एकदम से प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है और उसके बाद एकदम से तापमान बढ़ जाता है। यानी कि करीब 25 किलोमीटर के बाद, 25 किलोमीटर के बाद इसका जो है टेम्परेचर एकदम से वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि किस लिए होती है, टेम्परेचर में ये वृद्धि किस लिए होती है, ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण। ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण। और ओजोन गैस की जो उपस्थिति है उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ओजोन की परत है। इसका मतलब क्या है, ओजोन गैस, इंपॉर्टेंट बात है। तो कई पुस्तकों में ओजोनोस्फीयर के नाम से अलग से एक परत है, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर ओजोनोस्फीयर के नाम से एक परत और बता दी गई है, लेकिन अधिकांश भूगोलवेत्ताओं ने समताप मंडल के अंदर ही ओजोन की परत को माना है। तो ये ओजोन गैस होने के कारण प्रारंभ में तो तापमान स्थिर था, लेकिन 25 किलोमीटर के बाद एकदम तापमान में वृद्धि हो जाती है। वो किस लिए, ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण। और ये ओजोन गैस जो है क्या है, हमारे धरातल के लिए छतरी का कार्य करती है, पराबैंगनी किरणों को धरातल तक नहीं आने देती है, और आने देती है तो उनको छान करके छननी के लिए, छननी की तरह कार्य करती है। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर,
छननी, ये छननी है ओजोन की गैस जो है। और भी अगर इसमें कोई एक टॉपिक की बात करें तो इस समताप मंडल में जो यहाँ पर जो हलचल है, ये हलचल जो है, ये कोई हलचल नहीं होती यहाँ पर। जितनी भी हलचल इसमें हो रही है ना, ये वर्षा ताप और ये सारी, ये यहाँ पर हलचल नहीं होती। जब हलचल नहीं होती, हलचल रहित क्षेत्र है, तो वायुयान चालक जो होते हैं, वायुयान चालक क्या करते हैं, वायुयान चालक हवाई जहाज को इस एरिया में उड़ाने में कंफर्टेबल फील करते हैं। इस एरिया में क्योंकि बिजली नहीं ज़्यादा कड़कती है, तूफान, हवा वगैरह इनका सामना नहीं करना पड़ता है, तो ये अपने वायुयान को ऊंचाई पर ले जा करके इस मंडल में वायुयान को उड़ाते हैं। तो क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल है ना, और समताप मंडल में वायुयान, जेट वगैरह ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। और ऋतु गुब्बारे, जो मौसम गुब्बारे होते हैं ना, ऋतु गुब्बारे, वो भी इसी में छोड़ के, ऋतु गुब्बारे इतनी ऊंचाई पर लेकर के आए जाते हैं और उनसे मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त आसानी से की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से वायुयान चालक क्यों चला रहे हैं, क्योंकि मौसमी दशाओं से मुक्त है ये एरिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मौसमी दशाओं से रहित, ठीक है, मौसमी दशाओं से रहित है ये समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा के बाद समताप मंडल। अब तीसरा मंडल आ जाता है साहब ये, तो तीसरे मंडल को कहते हैं मध्य मंडल, ये मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। अब मध्य मंडल की खास बात क्या है देखिएगा, मध्य मंडल में इसको मध्य मंडल इसलिए कहा जाता है कि बीच में ये एक्सोस्फीयर और आयनोस्फीयर, एक्सो यानी बाह्य मंडल और आयन मंडल के बीच में है ये मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल, ठीक है। दो मंडल नीचे हैं, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ये बीच में है, मीजोस्फीयर इसके ऊपर है, और इन दोनों के ऊपर आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर हैं, तो इसलिए इसको मध्य मंडल कहा जाता है। इसकी विशेषता देखिए ये है कि तापमान में गिरावट आती है, यहाँ पर तापमान में गिरावट आती है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है। और अगर बात करें तो ये हमारे इस वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ वायुमंडल का न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, मध्य मंडल में। और ये कितना न्यूनतम होता है, ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर गिर जाता है। ये न्यूनतम तापमान है वायुमंडल का। और इनकी ऊंचाई की भी बात कर लेते हैं, ऊंचाई लिखना मैं भूल गया, ये 18 किलोमीटर है, ये मान के चलिएगा 20 किलोमीटर इसको कर देते हैं हम ट्रोपोपास को। इसके बाद ये 50 किलोमीटर तक रहता है, ये 50 किलोमीटर तक रहता है। उसके और ऊपर जाएंगे, 50 किलोमीटर दिख रहा है बोर्ड, और ऊपर जाएंगे तो ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई हो जाती है। यहाँ पर ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई है मध्य मंडल की। अब मध्य मंडल के बाद अगला जो मंडल है वो आ जाता है आयन मंडल, वो आ जाता है आयन मंडल, चौथा मंडल है, नंबर 4 आयन मंडल। अब इसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा, आयन, आयन यानी धन आयन और ऋण आयन। आयन दो प्रकार का होता है, आवेश जो है धन आवेश और ऋण आवेश होता है। तो इसमें विद्युत चुंबकीय कणों की प्रधानता होती है, और विद्युत चुंबकीय कण है तो विद्युतीय गुण क्या होता है, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, है ना। तो विद्युत चुंबकीय जो कण हैं उनकी प्रधानता होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ विद्युत आवेशित, सही वर्डों में लिख देते हैं, विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। और ये दोनों ही धन और ऋण दो आयन होते हैं, धन आयन और ऋण,
ये दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, धन और ऋण। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 640 किलोमीटर तक बताई जाती है, ठीक है। अब जो विद्युत आवेशित कण हैं उनके कारण क्या होती है, यहाँ पर चमक, बिजली दिखना, बिजली की चमक वगैरह, ये चमकीले आयन हैं, ऋण आयन धन आयन, तो इनमें होती रहती है चमक। और इसके अलावा यहाँ रेडियो तरंगें जो होती हैं, रेडियो तरंगें जो होती हैं उनका परावर्तन होता रहता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता रहता है। ये रेडियो तरंगें क्या होती हैं, रेडियो तरंगें वे तरंगें हैं जो विभिन्न आवृत्तियों से आगे बढ़ती हैं और अलग अलग आवृत्तियों के कारण ही हम अलग अलग बैंड के ऊपर अलग अलग गाने रेडियो के ऊपर सुन सकते हैं। रेडियो तरंगों का संबंध केवल रेडियो से ही नहीं है कि हम रेडियो चलाएंगे, उसका संबंध मोबाइल से, टीवी से, वायरलेस सिस्टम जो काम करता है हमारे आईटी सेक्टर के अंदर, वो इन रेडियो तरंगों का ही परिणाम है। हमारे मोबाइल से जब हम कोई नंबर डायल करते हैं तो नंबर डायल करने के बाद में किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल पर वो फ़ोन बजता है, इसका मतलब जो नंबर हम डायल कर रहे हैं वो अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग आवृत्ति की तरंग जो है इस मंडल में जाती है और यहाँ से टकरा करके वापस उस फ़ोन से संपर्क करती है वो तरंग जिसका कि हमने नंबर मिलाया है। अन्यथा की स्थिति में हम किसी एक फ़ोन को डायल करते हैं तो सारे फ़ोन बज जाएंगे, अगर एक ही आवृत्ति पर सारे फ़ोन अगर काम करेंगे तो जितने भी फ़ोन हैं हमारे आसपास, तो एक फ़ोन वही क्यों बजता है, एक नंबर, क्योंकि वो उसको विशेष आवृत्ति के लिए दिया जाता है और उसी फ्रीक्वेंसी पर वो नंबर वहाँ टच करेगा, उस सिम के अंदर कोडिंग करके उनको कनेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो आयन मंडल है ये रेडियो तरंगों के परावर्तन का एक मंडल है जिसमें रेडियो तरंगें धरातल से वहाँ जाती हैं, वहाँ से टकरा करके फिर वापस आती हैं। हम टीवी वगैरह बिना एंटीना के टीवी चलाते हैं, डिश टीवी और मोबाइल और भी तमाम तकनीकी उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं। तो अब ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ये आपके मोबाइल तक पहुँचेगा, तो वो कैसे पहुँचेगा, इन्हीं रेडियो तरंगों के माध्यम से पहुँचता है। इन्हीं रेडियो तरंगों के माध्यम से ये वीडियो मैं प्रसारित करता हूँ और आप लोगों तक वो पहुँच जाता है, आपके मोबाइल पर आपकी सिम उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये मंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे जीवन में ये वाला मंडल नहीं होता, आयन मंडल नहीं होता, तो न टीवी होती, न मोबाइल होता, न वायरलेस होता, कोई भी इस प्रकार का तकनीकी उपकरण नहीं होता जिसके माध्यम से हम संचार की व्यवस्था को कायम कर रहे हैं आज के समय पर। तो दूर संचार के लिए ये आधार है। इसके अलावा सैटेलाइट सिस्टम है ना, सैटेलाइट गूगल मैप वगैरह पे आप सर्च करते हो तो क्यों कैसे कर पाते हैं, वो इसी मंडल का एक परिणाम है। तो विद्यार्थियों ये आप समझ गए होंगे कि ये आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं इस मंडल के अंदर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं और ये रेडियो तरंगें विभिन्न आवृत्ति की होती हैं, विभिन्न आवृत्ति की होती हैं, अलग अलग आवृत्ति की होती है, तभी तो अलग अलग चीज़ें चलेंगी। इससे एक ही आवृत्ति की तरंग होगी तो एक ही चीज़ चलेगी, अलग अलग आवृत्ति की होंगी तो अलग अलग चीज़ें क्रियाशील हो पाती हैं। तो इस प्रकार से ये आयन मंडल है। आयन मंडल के और देखिए इसी आयन मंडल में जो कई बार जो बिजली चमकती है, मैंने आपको यहाँ भी बताई थी, क्षोभ मंडल में बादलों के टकराने से बिजली उत्पन्न होती है, जबकि इस मंडल में भी बहुत ऊंचाई पर आपको जो बिजली दिखती है उसकी आवाज़ भी नहीं दिखती है, आपको मतलब आवाज़ सुनाई नहीं देती है। एक तो बिजली कड़कती है और हमको आवाज़ भी सुनाई देती है गड़गड़ाहट के साथ, तो वो क्या है, वो निचले मंडल में यहाँ की घटना है। जबकि एक बिजली और कड़कती है वो हमको सुनाई नहीं देती, केवल हल्की सी चमक दिखाई देती है, हल्की हल्की चमक दिखाई देती है। तो ये जो हल्की हल्की चमक दिखाई देती है वो इस आयन मंडल के अंदर विद्युत आवेशित कणों के कारण ऐसा होता है। तो विद्यार्थियों ये आप समझ गए होंगे। और हमारे जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि आकाशीय बिजली को इकट्ठा करके कैसे भी उसको स्टोर किया जाए और उससे जो है एक मॉडर्न टाइप से बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे आयन मंडल के बारे में। इसमें धन आवेश और ऋण आवेश ये इस मंडल के अंदर होते हैं। इसके अलावा अगला जो मंडल है वो मंडल है बाह्य मंडल। लास्ट मंडल है बाह्य मंडल।
बाह्य मंडल, ये वायुमंडल जो है 10,000 किलोमीटर तक, मैं यहां लिख देता हूं, 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इसके बाद जो ऊपर का जो वायुमंडल है वो बहुत विरल हो जाता है और विरल होकर के अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है इसके ऊपर जाने पर। ठीक है, वायुमंडल से ऊपर जाने पर जो वायुमंडल है वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है बहुत विरल होकर के। और इस वायुमंडल में जो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ परमाणु हैं गैस के, फिर कुछ दूसरी जगह पर थोड़े परमाणु हैं, फिर और परमाणु हैं। इस 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के बहुत विरल मात्रा में गुच्छे के रूप में यहाँ वहाँ बिखरे हुए गैसों के कुछ परमाणु पाए जाते हैं। तो इस वायुमंडल में विद्यार्थियों कृत्रिम उपग्रह, जो सैटेलाइट हम छोड़ते हैं ना, कृत्रिम उपग्रह जो है कृत्रिम उपग्रह इसी जगह पर छोड़े जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं इसी क्षेत्र में। और यहाँ पर ये मैंने बता ही दिया, ये विरल है बहुत ज़्यादा, सघनता खत्म हो जाती है, विरल है। और यहाँ कोई खास बात नहीं है इस मंडल के बारे में, तो बस इतना ही है कि ये बहुत विरल हो जाता है और अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा बाद में जा कर के। और इसमें थोड़ा सा गैसों की परतें भी थोड़ी अलग हो जाती हैं, गैसों की परतें जो हैं, गैसों की अलग अलग परतें, जैसा कि मैंने रासायनिक वर्गीकरण में बताया था, वायुमंडल की जो परतों का विभाजन किया था ना, भौतिक और रासायनिक, तो वही गुण यहाँ पर पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये मैंने आपको बताया। और ये जो हमारा वायुमंडल है 99% जो वायुमंडल है, इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो 99% जो वायुमंडल है वो 99% वायुमंडल कहाँ तक पाया जाता है, वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 99% 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और अधिक ऊंचाई पर जाकर के गैसें बहुत विरल हो जाती हैं। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार जो है 10,000 किलोमीटर तक है, लेकिन जो असली में जो वायुमंडल है वो 99% जो वायुमंडल केवल 32 किलोमीटर तक ही उसका विस्तार पाया जाता है। 32 किलोमीटर के बाद में फिर वो बहुत विस्तृत हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से वायुमंडल की परतों के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा है। आपने देखा कि वायुमंडल की जो परतें हैं उनको दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है, एक रासायनिक आधार पर, एक भौतिक आधार पर। भौतिक आधार से तात्पर्य तापीय आधार या ऊंचाई के आधार पर। और जो रासायनिक आधार है उसके द्वारा भी वायुमंडल की परतों को दो भागों में बांटा गया है, एक सममंडल और एक विषममंडल। सममंडल में वायु मिश्रित रूप से रहती है, सभी तरह की वायु उसमें पाई जाएगी कम या ज़्यादा मात्रा में। लेकिन विषममंडल के अंदर, वायुमंडल के अंदर अलग अलग गैसों की अलग अलग परतें पाई जाएंगी। उसमें ऐसा नहीं है कि मिश्रित रूप से गैसें पाई जाएंगी। तो एक तो ये आधार हो गया रासायनिक आधार। दूसरा जो भौतिक आधार है उसमें 5 भागों में वायुमंडल के स्तरों को बांटा गया है, जिसमें सबसे नीचे क्षोभमंडल पाया जाता है। क्षोभमंडल में मौसमी हलचल होती हैं और उसकी जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक ऊंचाई पाई जाती है, जबकि औसत ऊंचाई उसकी 12 किलोमीटर तक रहती है। इसके अलावा क्षोभमंडल के ऊपर एक 2 किलोमीटर की एक संक्रमणीय पट्टी होती है, जिसमें क्षोभमंडल के भी गुण पाए जाएंगे और क्षोभमंडल से ऊपर पाई जाने वाली समताप मंडल के भी गुण पाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों इस क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। इस समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है और इस समताप मंडल के अंदर ही ओजोन की परत पाई जाती है।
तो इसलिए इसको ओजोन परत में या ओजोनोस्फीयर में भी इसको बांटा जा सकता है, लेकिन क्योंकि समताप मंडल में ही है ये ओजोन की परत, इसलिए वो समताप मंडल के रूप में ही हम उसको अध्ययन कर लेते हैं। प्रारंभ में तो समताप मंडल में तापमान सामान्य रहता है, लेकिन 25 किलोमीटर के लगभग ऊपर जाने पर एकदम से तापमान में वृद्धि हो जाती है। ऐसा ओजोन की परत के कारण होता है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल आ जाता है। मध्य मंडल देखिए, मध्य मंडल आ जाता है और मध्य मंडल में टेम्परेचर जो यहाँ पर ओजोन के कारण एकदम से बढ़ गया था, ओजोन के कारण एकदम से तापमान बढ़ गया था, वो मध्य मंडल में जाकर के तापमान एकदम से गिर जाता है और पूरे वायुमंडल का सबसे कम तापमान, न्यूनतम जो तापमान है वो मध्य मंडल में रहता है और वो कितना होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मध्य मंडल के बाद में आयन मंडल आ जाता है। आयन मंडल विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता का मंडल होता है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण रहते हैं और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता रहता है। रेडियो तरंगों के माध्यम से ही हमारी बेतार व्यवस्था कायम रह पाती है, दूर संचार व्यवस्था इसी के कारण रहती है। टीवी वगैरह जितने भी वायरलेस सिस्टम है या मोबाइल नेटवर्क जितना भी है, ये जितने भी स्पेक्ट्रम्स काम करते हैं वो सब इस आयन मंडल के कारण ही काम करते हैं। इसके आयन मंडल के ऊपर जो 5वां स्तर है वो बाह्यमंडल कहलाता है। बाह्यमंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ है और इस बाह्यमंडल में जो गैसों का जो संगठन है उसमें विरल मात्रा में गैसें पाई जाती हैं, बहुत ही कम मात्रा में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक 99% वायुमंडल की उपलब्धता रहती है, उसके बाद में बहुत विरल हो जाता है। तो अब 8 किलोमीटर 8000 किलोमीटर 9000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर इतनी ऊंचाई पर जाकर के तो वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा विरल हो जाता है, लेकिन 10,000 किलोमीटर के बाद में कोई भी वायुमंडल की उपलब्धता नहीं होती है, वायुमंडल अंतरिक्ष में जाकर के विलीन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये हमने वायुमंडल की संरचना की चर्चा की। वायुमंडल के संगठन और संरचना दोनों में डिफरेंस है। संगठन का तात्पर्य है कि किन किन चीज़ों से मिलकर वायुमंडल बना है और संरचना का तात्पर्य है कि उसके अंदर कितने प्रकार की परतें हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आपकी समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और आपसे यही निवेदन है कि आप सब्सक्राइब या लाइक करते हैं तो हम जैसे शिक्षकों को और ज़्यादा ऊर्जा प्रेरणा मिलती है और ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।